स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RCI स्टडी पॉइंट में। मैं अनूप द्विवेदी आपके लिए अभ्यास प्रश्न लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। बीच बीच में अभ्यास भी करते चलिए और जिससे आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी कितनी है, तैयारी की गहराई क्या है और कितना और तैयार करना है। अभी आप इन 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न का उत्तर जानते हैं और यदि नहीं जानते हैं तो उसके लिए प्रयास करें और अध्ययन करें। देखिए, पहला है लाल तारा की विधा है। तो लाल तारा की विधा है रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रावृत्त या पत्र। आपने पढ़ा है अभी अभी। तीनों टॉपिक पर अभी चर्चा हुई है, रेखाचित्र, संस्मरण और यात्रावृत्त, पिछले सप्ताह से लेकर अभी तक, पिछले दिनों तक। तो लाल तारा, गेहूं और गुलाब, माटी की मूर्तें और मील के पत्थर, ये सभी रेखाचित्र हैं रामवृक्ष बेनीपुरी के। माटी की मूर्तें, लाल तारा, मील के पत्थर, गेहूं और गुलाब क्या है? रेखाचित्र। और संस्मरण इनका एक है जंजीरें और दीवारें। पढ़ा है? जंजीरें और दीवारें इनका संस्मरण है। तो लाल तारा की विधा क्या है? आपका उत्तर होगा रेखाचित्र। किसकी रचना है? रामवृक्ष बेनीपुरी। जंजीरें और दीवारें संस्मरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिक्शा शब्द किस भाषा का है? अंग्रेजी, उर्दू, तुर्की, जापानी। देशज और विदेशज शब्द का जो वीडियो है वहां पर आपको मिलेगा, आप उसका अवलोकन करेंगे तो सारे महत्वपूर्ण जितने पूछे गए हैं विगत वर्षों में एक जगह आपको मिल जाएंगे। तो यह जापानी भाषा का शब्द है रिक्शा। पद्मावत में पद्मिनी प्रतीक है। पद्मावत में पद्मिनी, पद्मावती जिसे आप कहते हैं, पद्मिनी प्रतीक है साधक, शैतान, परम सत्ता या प्रकृति। तो साधक का प्रतीक पद्मावत में, पद्मावत रचना किसकी है? बिल्कुल ठीक, मलिक मोहम्मद जैसी सूफी कवि हैं, प्रमुख सूफी कवि हैं। पद्मावत की भाषा क्या है? अवधी भाषा है। शैली किस उसमें शैली में लिखा गया है? तो चौपाई, छंद इसमें चौपाई और दोहा। तो इसमें साधक जो है रत्नसेन है। साधक कौन है? रत्नसेन। शैतान कौन है? राघव चेतन। राघव चेतन शैतान है। और पद्मिनी जो है वह परम सत्ता का प्रतीक है। परम सत्ता, यही आपका उत्तर होगा। तो पद्मावत से संबंधित अभी लगभग 5-6 प्रश्नों का उत्तर आपको मालूम हो गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक में कितने भागों में है? कबीर की वाणी का संग्रह बीजक में है और इसके संकलनकर्ता का नाम भी पूछा जाता है कि संग्रह किसने किया, संकलन किसने किया। तो कबीरदास जी के शिष्य धर्मदास जी ने। धर्मदास जी, धर्मदास आपका उत्तर होगा। अब ये प्रश्न यही है, यहाँ है कबीर की वाणी के संग्रह बीजक कितने भागों में है? तो 3 भागों में है। कौन कौन मालूम है? आपने सुना होगा। पहला है साखी, दूसरा है शबद और तीसरा है रामायणी। 3 भागों में इसका संकलन है। तो आपका उत्तर क्या होगा? बी, साखी, शबद, रामायणी। फिर अगला प्रश्न देखिए। एक बूंद सहसा उछली के लेखक हैं। एक बूंद सहसा उछली, अभी भी पढ़ा है, याद आ रहा होगा। यात्रावृत्त है किसका? एक और इनका यात्रावृत्त है, अरे आयावर रहेगा याद। अरे आयावर रहेगा याद और एक बूंद सहसा उछली, दोनों यात्रावृत्त हैं। कभी कभी ये भी प्रश्न बन जाता है कि इसकी विधा क्या है? तो यात्रावृत्त, अभी आपने यात्रावृत्त सीखा है। बिल्कुल सही उत्तर आप देंगे, बिल्कुल ठीक है। अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचना है। फिर है घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक हैं। देखिए, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया, इसलिए मैंने यहाँ इसका भी संकलन किया। घुमक्कड़ शास्त्र महत्वपूर्ण है, अनेक बार आया है। तो नागार्जुन, अज्ञेय, राहुल सांकृत्यायन या दिनकर, बिल्कुल घूमने वाले तीनों हैं ये। नागार्जुन, अज्ञेय, घुमक्कड़ त्रयी, तीनों घूमने वाले हैं, और राहुल सांकृत्यायन। लेकिन इसका उत्तर क्या होगा? घुमक्कड़ शास्त्र के ग्रंथ के लेखक
बिल्कुल ठीक, राहुल सांकृत्यायन। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, अगला प्रश्न है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 36, 45, 1945, 1936, 1952, 1943। सीखा है, पढ़ा है आपने तार सप्तक ट्रिक के साथ। बिल्कुल, क्या उत्तर होगा? 1943। अगला प्रश्न है, बाण भट्ट की आत्मकथा है। अब देखिए इसमें आत्मकथा आया ही है, तो देखने में लग रहा है कि आत्मकथा होगी, नाटक होगा, उपन्यास होगा या कहानी होगी। क्या होगा ये? बाण भट्ट की आत्मकथा। रचना किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। HP द्विवेदी मैंने लिख दिया है। और ये क्या है? उपन्यास है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी है? तो आवारा मसीहा लिखने वाले हैं विष्णु प्रभाकर, और जीवनी किसकी है बताइए? शरत चंद्र, बंकिम चंद्र, सतीश चंद्र, अमृतलाल नागर। बिल्कुल, शरत चंद्र चटर्जी की, चट्टोपाध्याय की जीवनी है आवारा मसीहा। फिर है सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? सिंहावलोकन महादेव वर्मा, नागार्जुन, यशपाल, हरिवंश राय बच्चन। आत्मकथा भी अभी आपने ताजा ताजा बिल्कुल देखा है, सुना है, सीखा है, पढ़ा है। क्या उत्तर होगा? महादेवी नहीं, बिल्कुल ठीक, यशपाल, सही कह रहे हैं आप, यशपाल इसका उत्तर है। ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित है। अब देखिए प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध किससे है? हिंदी, संस्कृत, तमिल या सभी भाषाओं से। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सन 1968 में पंत को मिला, हिंदी विश्व भाषा में। बाकी जी शंकर गुरूप को सन 1965 में, प्रारंभ भी 65 से हुआ है। तो यह संबंधित है हिंदी, संस्कृत, तमिल और सभी भारतीय भाषाओं से। तो उत्तर तो आपको पता चल गया होगा। जब पहला हिंदी में 1968 में मिला, शुरुआत 1965 से जी शंकर गुरूप जी से हुई, तो यह भारत की सभी 22 भाषाओं में दिया जाता है। अब अगला प्रश्न है, नवोढ़ा का संबंध विच्छेद, संधि विच्छेद। नवोढ़ा का संधि विच्छेद क्या है? नव प्लस ऊढ़ा, ऊढ़ा, या फिर नव प्लस ढ़ा, या नव प्लस ऊढ़ा, या फिर नव ओढ़ा। क्या सही उत्तर है? बिल्कुल ठीक, सी उत्तर इसका सही है। संधि को आप अच्छे से देखिए। फिर है अगला प्रश्न, स्वागतम। बहुत बार पूछा गया, अनेक उसमें प्रश्नों पत्रों में रखा हुआ है। स्वागतम, इस संधि का सूत्र क्या है? तो कभी कभी ये पूछ लिया जाता है इसमें संधि कौन सी है? सु प्लस आगतम, उ और आ मिलकर के वा बना है, तो संधि कौन है? पहले तो संधि का नाम हम लिख देते हैं यहाँ, यण संधि है। और इस यण संधि का सूत्र क्या है? इको यणचि। यही आपका उत्तर होगा। सूत्र भी पूछ लेते हैं, जैसे गुण संधि का आद गुणा, वृद्धिरेचि, एचो आया आयावह, अयादि संधि का। और दीर्घ संधि का आकाश सवर्णे दीर्घा। तो सभी के जो है सूत्र भी महत्वपूर्ण है, सूत्र भी आप, और यण का इको यणचि। आगे, प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है कुछ अलग प्रश्न? संयुक्त ध्वनि, संपृक्त ध्वनि, युग्मक ध्वनि या कोई नहीं? तो इसमें प्रसन्नता, जैसे कहा जाए पप्पू, लल्ला, लल्लू, प्रसन्नता, पहले आधा ना आया है और उसके बाद पूरा ना आया है, तो यहाँ युग्मक ध्वनि, एक जैसे वर्ण जब दो बार आए, एक जैसे वर्ण, तो वहाँ युग्मक ध्वनि होती है। कैसी ध्वनि? युग्मक ध्वनि। और यही इसका उत्तर होगा। वाक्यम रसात्मकम काव्यम उक्त के लेखक हैं। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, काव्य लक्षण जो सिखाया था, आपने देखा होगा काव्य लक्षण का वीडियो, जिसमें संस्कृत के आचार्य से लेकर के रीतिकालीन आचार्यों और रीतिकालीन ही नहीं, आधुनिक जो साहित्यकार और कवि हैं, और इतना ही नहीं जो पाश्चात्य कवि हैं, उन सब के जो है उसमें हमने कथन संकलित किए हैं। बहुत उपयोगी वीडियो है। एक प्रश्न, दो प्रश्न जरूर TGT PGT में आते हैं, नेट JRF या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा होने वाली, तो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। काव्य लक्षण, अवश्य उसका अवलोकन करें।
बिल्कुल प्रश्न आता है, एक दो प्रश्न जरूर रहते हैं। वाक्यम रसात्मकम काव्यम मुक्त के लेखक हैं, बताया भी था सूत्र के साथ आचार्य विश्वनाथ। यहाँ भी वा से शुरुआत है और यहाँ भी वा। विश्वनाथ वाक्यम रसात्मकम काव्यम साहित्य दर्पणकार हैं। अब मम्मट पहला नाम दिया, तो मम्मट का क्या है? मम्मट का है तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि। क्वापि से हमने बताया था मम्मट को याद रखना। और पंडित राज जगन्नाथ का है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, ये जगन्नाथ का है। और भामा का शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्दार्थो सहितो काव्यम, ये भामा का सूत्र है, काव्य लक्षण है। तो काव्य लक्षण अवश्य देखिए। काव्य लक्षण जैसे पंत ने कहा है कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, तो आधुनिक और इसी तरह से पाश्चात्य जगत के जो कवि हैं उन सब के कथन, सब की सूक्तियां उसमें संकलित हैं, संस्कृत आचार्यों से लेकर के। तो आप उसका अवलोकन अवश्य करें। कुछ प्रश्न और देखिए। अगला प्रश्न है कि इनको मिलान करना है। मंगलसूत्र, इरावती, आवारा मसीहा, तमस। इधर है विष्णु प्रभाकर, भीष्म साहनी, जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद। तो मंगलसूत्र किसका उपन्यास है? बिल्कुल ठीक, प्रेमचंद जी का सबसे आखिरी और अधूरा उपन्यास है मंगलसूत्र। तो मंगलसूत्र प्रेमचंद, पहले का डी। फिर है इरावती, कंकाल, तितली और तीसरा इरावती। ये तीन जयशंकर प्रसाद के उपन्यास हैं। तो इरावती जयशंकर प्रसाद। फिर आवारा मसीहा, आवारा मसीहा भी आपने पढ़ा है जल्दी ही, विष्णु प्रभाकर की। इसकी रचना है विष्णु प्रभाकर की। बचा तमस, तो चौथा भीष्म साहनी का उपन्यास है। और यह विभाजन की त्रासदी, भारत और पाक जो विभाजन हुआ था भारत का, तो उसमें जो हत्याएं हुई उस विभाजन की त्रासदी पर लिखा गया उपन्यास है तमस, भीष्म साहनी का बहुचर्चित उपन्यास। फिर है भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या किसने नहीं की? प्रश्न पर ध्यान दीजिए, नहीं है, व्याख्याकार नहीं है। भरत मुनि का रस सूत्र क्या है? विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति। विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव यानी संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो इस सूत्र की व्याख्या किसने नहीं की? भट्टलोल्लट, आचार्य शंकुक, क्षेमेंद्र या अभिनव गुप्त? बिल्कुल ठीक उत्तर आपका है, क्षेमेंद्र ने नहीं की। तो इनके स्थान पर कौन है तीसरे नंबर पर करने वाले? एक तो ये उत्तर हो गया जिसे हमने मिटा दिया, यह उत्तर क्षेमेंद्र। तो शुद्ध व्याख्याकार जो चार हैं इसमें कौन है? भट्ट नायक, भट्ट नायक। अब ये कार नहीं को भी हटा दीजिए क्योंकि प्रश्न नहीं करता, ये सब हैं, नया सीख लीजिए। अब भट्ट लोल्लट का उत्पत्तिवाद है। भट्ट लोल्लट का क्या है? उत्पत्तिवाद। उत्पत्तिवाद, उत्पत्तिवाद। आचार्य शंकुक का है अनुमितिवाद, अनुमितिवाद, याद रखिए। और भट्ट नायक का है भुक्तिवाद, नायक भोग करता है, भुक्तिवाद, याद रखिए इस तरह से, भुक्तिवाद। और अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद। असल में ये टूल जोड़ने के लिए हमने कह दिया है, बाकी ये सब दर्शन के आधार पर आधारित व्याख्याकारों ने व्याख्या की है। जैसे भट्ट लोल्लट का मीमांसा दर्शन है। कौन सा दर्शन है? मीमांसा। भट्ट लोल्लट का पहला जो है मीमांसा दर्शन पर आधारित है। शंकुक का, ये दोनों नवीं शताब्दी के हैं, भट्ट लोल्लट और शंकुक नवीं शताब्दी, और भट्ट नायक अभिनव गुप्त 11वीं शताब्दी के। तो दूसरा जो है न्याय दर्शन, गौतम का जो है न्याय दर्शन,
आचार्य शंकुक की जो अनुमितिवाद की व्याख्या है वो न्याय दर्शन पर आधारित है, न्याय दर्शन के आलोक में हुई है। तीसरे भट्टनायक का जो भुक्तिवाद है वह सांख्य दर्शन पर आधारित है, कपिल मुनि का जो है सांख्य दर्शन के पर आधारित है। कौन सा? नंबर 3 पर भट्टनायक, और चौथे नंबर पर कौन है? अभिनव गुप्त। तो इनकी शैव दर्शन पर आधारित, शैव दर्शन के आलोक में व्याख्या हुई है। ठीक है, तो बहुत सारे प्रश्नों का आपको उत्तर एक प्रश्न में मिल गया कि भरत मुनि के रससूत्र की व्याख्याकार नहीं है, उसमें था क्षेमेंद्र, वो हटा दिया। फिर चारों लिख दिया, भट्टलोल्लट, आचार्य शंकुक, भट्टनायक, अभिनव गुप्त। उत्पत्तिवाद या इसे आरोपवाद भी कहते हैं, उत्पत्तिवाद को आरोपवाद के नाम से भी जाना जाता है, आरोपवाद। और इसका दर्शन क्या है? मीमांसा। दूसरा आचार्य शंकुक अनुमितिवाद, अनुमितिवाद किस दर्शन पर आधारित है? न्याय दर्शन पर। तीसरा भट्टनायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? सांख्य दर्शन। मीन शाशय, ऐसे याद रख सकते, मीन शाशय। तो मीमांसा हो गया मीन, ना से हो गया न्याय दर्शन, शां से हो गया सांख्य दर्शन, और शय शैव दर्शन। तो तीसरे जो है भट्टनायक है, इनका भुक्तिवाद है, और यह सांख्य दर्शन पर। अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद। बहुत आसानी से आप इनको याद कर सकते हैं सुगमता से, और बहुत महत्वपूर्ण है। जंगम का विलोम शब्द है जंगम, जिम जग जंगम तीरथ राजू। तो जंगम का मतलब होता है चलता फिरता, तो उसका विलोम क्या होगा? स्थिर, पुष्ट, जंगल या स्थावर। बिल्कुल ठीक, बहुत अनेक बार अनेक परीक्षाओं में पूछा गया है जंगम स्थावर। विलोम शब्द के 2 वीडियो हैं, एक 15 मिनट का, एक 20 मिनट का, जिसमें दोनों मिला के करीब 400 विलोम शब्द अति महत्वपूर्ण है, आप उनका अवलोकन कर सकते हैं। 400 विलोम शब्द मात्र 35 मिनट में, और सारे महत्वपूर्ण जो पूछे गए। अन्न को पचाने वाली अग्नि है, तो अन्न को पचाने वाली आग को क्या कहते हैं? इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द का भी वीडियो पड़ा है। अब देखिए, अन्न को पचाने वाली अग्नि, तो अन्न पचता कहाँ? पेट में। पेट का पर्याय है जठर भी होता है, जठराग्नि। तो उत्तर क्या होगा? जठराग्नि। अच्छा, अब जो बड़वाग्नि है ये क्या है? ये भी पूछा गया प्रश्न है। तो जंगल में लगने वाली आग को दावानल और दावाग्नि कहते हैं, और जो समुद्र में आग लगती है उसे बड़वाग्नि कहते हैं, या बड़वानल, बड़वानल या बड़वाग्नि। तव प्रभाव बड़वानल नहीं जारी सकई खलतूल। ईश्वर का अगर जिसके ऊपर हाथ हो, वरदहस्त हो, तो जंगल समुद्र की आग भी तव प्रभाव बड़वानल ही जारी सकई खलतूल। छोटे से रुई के टुकड़े को भी नहीं जला सकती है समुद्र की आग। तो बड़वानल समुद्र की आग, दावाग्नि और दावानल दोनों पर्याय हैं, और ये जंगल की आग है। मधुमालती के रचनाकार हैं। अब इसके लिए भी ट्रिक समझ लीजिए, मधुमालती और इसके साथ एक मृगावती, 2 पुस्तकें आसपास की हैं, और इनके कवि भी कुतुबन मंझन, जो यहाँ नाम है मंझन, कुतुबन, जायसी, मुल्ला दाऊद। तो अर्ध कथानक में बनारसी दास जैन कहते हैं कि मधुमालती मृगावती पोथी दौ उचार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने इतिहास में लिखते हैं कि घर पे पड़े पड़े यही करते हैं, अब हाट और बाजार नहीं जाते हैं। मधुमालती मृगावती पोथी दो उचार, तो इन पुस्तकों के पूछ लिए जाते हैं अक्सर। टीजीटी के सारे प्रश्न हैं, टीजीटी और पीजीटी में पूछे गए, विगत वर्षों में कई बार जो पूछे गए उनका संकलन है। तो मधुमालती और मृगावती 2 रचनाएं हैं। मृगावती, आप देखिए इसमें मृग आया है, मृगावती में क्या आया है? मृग। मृग कहाँ रहता है? वन में। तो मृगावती रचना किसकी है? कुतुबन की। मृगावती किसकी है? कुतुबन की, याद रखिए, कुतुबन, कुतुबन। तो फिर दूसरी क्या बची? मधुमालती। मधुमालती मंझन, याद रखिए, मधुमालती मंझन। और कुतुबन को ट्रिक के साथ याद रखिए। मृगावती, मृग कहाँ? जंगल में, वन में, तो जिसमें वन आए। कुतुबन, ये सूफी कवि हैं। कुतुबन, मंझन, जायसी, मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद की चंदायन है। कौन सी रचना है?
चंदायन और पद्मावत, अखरावट, आखिरी का राम जायसी की रचनाएं आपको पता ही है। फिर अगला प्रश्न देखिए, शुद्ध वर्तनी है। अब शुद्ध वर्तनी में यहाँ दिया है आरसीवाद, अक्सर लोग यही लिखते हैं जबकि ये गलत है पूर्णतः, आरसीवाद नहीं होगा। फिर क्या होगा, असीवाद नहीं, फिर क्या होगा, हाँ यही सही, आशीर्वाद, और ये भी गलत। फिर है भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? तो भक्ति काल के जातीय कवि कहा जाता है गोस्वामी तुलसीदास जी को, और इन्होंने बरवै रामायण लिखी है। तो बरवै जो छंद है वह अवधि का निजी छंद है। दोनों बातें एक साथ याद रख सकते। फिर है मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? मनोविज्ञान में स्वर संधि है या व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है या यण संधि है? मनोविज्ञान। तो देखिए, मनोरथ हो, मनोरम हो, मिटा देते हैं इसे, मनोरथ, मनः धनरथ, मनोविज्ञान, मनः प्लस विज्ञान, मनः प्लस रम, यशः धंधा, यशोदा, मनोरम, मनोविज्ञान, एक जैसे सब हैं इसलिए एक साथ लिख दिया मनोरथ। और इनमें से ये सब पूछे गए हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, टीजीटी पीजीटी के अतिरिक्त जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी। तो इन सब में देख रहे हैं आप विसर्ग लगा है और विसर्ग का ओ हो गया है तीन चारों में। तो आप समझ गए होंगे इसमें कौन सी संधि है, बिल्कुल विसर्ग संधि है, यही आपका उत्तर होगा, विसर्ग संधि। फिर अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम। इनके सारे निबंध लोभ और प्रीति, लज्जा और ग्लानि, ये सब याद कर लीजिए अच्छे से। कविता क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है इन पर एक प्रश्न। तो इनके निबंध संग्रह का नाम पूछा जा रहा है, तो उसका नाम क्या है, चिंतामणि। और चिंतामणि कितने भागों में प्रकाशित है? 2 भागों में, चिंतामणि भाग 1 और चिंतामणि भाग 2। अगला प्रश्न देखिए 25, कह रहा है मिलान कीजिए। अब समास से संबंधित प्रश्न है इसमें। नीलोत्पल, नीलो उत्पलम यस्य, नीला उत्पलो उत्पलम यस्य, नीलोत्पल क्या होगा? नीला है जो कमल, कर्मधारय समास, बिल्कुल ठीक। दशानन, 10 आनन है जिसके, तो कौन होगा? तीसरा पद प्रधान यानी अर्थात रावण। और ऐसा जब होता है इस कंडीशन में तो बहुव्रीहि का तो बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, बहुव्रीहि से मिलाएंगे आप। फिर राम लक्ष्मणौ, तो रामः च लक्ष्मणः च, तो राम लक्ष्मणौ द्वंद्व समास, राम और लक्ष्मण। प्रतिदिनम, दिनम दिनम प्रति, प्रतिदिन, प्रतिक्षण, प्रतिपल, कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। तो यही आपका उत्तर होगा। फिर अगला है निर्वेद, स्थायी भाव है करुण का, श्रृंगार का, शांत का या अद्भुत का? निर्वेद। निर्वेद का तात्पर्य वैराग्य भी होता है। तो निर्वेद जो है ये अस्थायी भाव शांत रस का है, बिल्कुल। और यह कई बार पूछा गया है, ठीक है। शांत रस को आचार्य भरत मुनि ने अपने उस रसों की संख्या में नहीं जोड़ा है, ठीक है, यह बाद में जुड़ा है। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया है? मुकुटधर पांडे, रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी या हजारी प्रसाद द्विवेदी? छायावाद पढ़ा है कुछ ऐसा? नहीं पढ़ा है तो जान लीजिए। लक्ष्मण गायकवाड़ ने तो मराठी के उचत्या ने सर्वप्रथम छायावाद शब्द का प्रयोग किया है। फिर कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? तो कामायनी, प्रिय प्रवास, साकेत। ये कामायनी किसकी? जयशंकर प्रसाद की। प्रिय प्रवास किसकी है? प्रिय प्रवास बिल्कुल अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। और साकेत मैथिली शरण गुप्त के ये
तीनों महाकाव्य हैं। पल्लव जो है पंत की आरंभिक रचना है, इसलिए आपका उत्तर होगा पल्लव। आप देखिए संस्कृत साहित्य से है ये प्रश्न। 10 कुमार चरित किससे मिलाएंगे? श्रीहर्ष, भवभूत या दंडी? तो 10 दंडी याद रखिए, 10 दंडी, 1 2 नहीं 10 दंडी से पिटाई शैतानी करने को। तो 10 कुमार चरित दंडी, आचार्य दंडी। फिर नैषधीय चरित अगर पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो उत्तर रामचरित तो पढ़ा होगा, पहली की बार सुन रहे हैं तो जान लीजिए। भवभूति करुण एवं रसा, जिसमें करुण रस ही प्रधान है, भवभूत ने कहा है, तो उत्तर रामचरित भवभूति। और फिर क्या बचा? श्री हर्ष से मिला देंगे नैषधीय चरित को, और यही है इसके रचनाकार लेखक। आगे फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वर्ष है। फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता, याद है कुछ? कहाँ स्थापना हुई थी? कलकत्ता में। तब कलकत्ता बोलते थे, अब कोलकाता। तो स्थापना विक्रम संवत 1800 या सन 1800 या 1778 या 1802। तो बिल्कुल आपका उत्तर 20 में सही है, सन 1800। और यहाँ भारतीय भाषाओं के प्रोफेसर जॉन गिलक्राइस्ट को, जॉन गिलक्राइस्ट, भारतीय भाषाओं के प्रोफेसर जॉन गिलक्राइस्ट को नियुक्त किया गया था। और जॉन गिलक्राइस्ट ने लल्लू लाल, किसे? भारतीय भाषा के विद्वान पंडितों को, यानी लल्लू लाल और सदल मिश्र, दूसरे कौन? सदल मिश्र, इन दोनों विद्वानों को नियुक्त किया फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी भाषा पढ़ाने के लिए। इसके बाद फिर मुंशी सदाशिव लाल और इंसा अल्लाह खां, जो हिंदी गद्य के प्रथम चारों नायक माने जाते हैं, यानी शेष जो दो बचे सदल मिश्र, वो मुंशी सदाशिव लाल और इंसा अल्लाह खां की नियुक्ति बाद में हुई। सबकी रचनाएं आपको पता ही है। लल्लू लाल प्रेम सागर, सदल मिश्र नासिकेतोपाख्यान, मुंशी सदाशिव लाल सुख सागर, इंसा अल्लाह खां रानीकेत की कहानी। और पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।